Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी और उसमें मैंने कोई क्वेश्चन 1 to 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे इसमें ना। तो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर 46 NCERT में लिखा हुआ है। तो कहता है कि लेट f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और आगे कहता है कि बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, यानी कि एक फंक्शन है जो कि z टू z यानी कि इंटीजर टू इंटीजर है ना। ओके, कहते हैं कि डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू ax प्लस b, और आपको f of x ऑलरेडी गिवन है ax प्लस b, यानी कि फंक्शन आपका ये है। फिर कहते हैं कि फॉर सम इंटीजर्स a, b डिटरमाइन a, b, यानी कि ये जो फंक्शन है ये कुछ इंटीजर्स a, b के लिए है और आपने वही a और b फाइंड करना, डिटरमाइन करना ना। ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लो। पहली बात तो ये कि कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि ये वाला जो है ये फंक्शन, बेटा ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की कुछ इंट्रीज हैं, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कुछ यानी कि सारी नहीं, कुछ फंक्शन आपका ये है जो कि z टू z है। जैसे कि मैंने आपको आप जानते भी, क्योंकि अगर मैं z टू z देखूँ तो बेटा z टू z तो बहुत बड़ा सेट नहीं होगा, जैसे कि डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो आप खुद सोचो कि इनमें से आपको कितना 1, 2, 0, -1 ये तो दिया है, 1, 2, 0, -1 यानी कि इन चारों पे तो दिया है, बाकी के तो दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि ये वाले एलिमेंट तो फ्री होते ही नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की कुछ इंक्रीज है। पहले फंक्शन ये है जो कि z टू z, ठीक है बेटे। अच्छा, अब इतना तो क्लियर हो चुका है। अब हमने a और b निकालना है, तो देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना। तो देखिए a क्वेश्चन मार्क, b क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ध्यान दें, क्योंकि ये जो है ये इस फंक्शन के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, यानी कि इस फंक्शन की ही कुछ एंट्रीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी एंट्री इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, है ना। डेफिनेटली कर रही होंगी। तो बच्चों, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी आपको कराया था। तो देखिए भाई, आप खुद देखो कि ये जो पहली एंट्री होती है ये x होता है और जो दूसरी होती है वो fx होता है, क्योंकि fx को ही तो हम y कहते हैं, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो x, y के फॉर्म में तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4, 1, 1, जब मैं 1, 1 ले रहा हूँ तो उसके लिए देखो, आप समझो x की वैल्यू 1 है और fx की वैल्यू 1 है। तो आप ध्यान दें कि f1 भाई x की जगह 1 आ गया ना, इज इक्वल टू a और x की जगह 1 प्लस b। अब f1 की वैल्यू कितनी है भाई, fx यानी कि f1 हो गया ना, तो fx की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, तो इक्वल टू में क्या आ गया, a प्लस b। अब चेक कर लो, तो ये मेरे को पहली इक्वेशन मिल गई है ना, ठीक है। ओके, सिमिलरली मैंने दूसरे, तीसरे, चौथे से करना है। तो बेटा मेरे को क्योंकि 2 इक्वेशन इनफ रहेंगी a और b निकालने के लिए, तो इसीलिए मैं सबके लिए नहीं करूँगा, मैं सिर्फ किसी 2 के लिए करूँगा। तो मैंने पहले के लिए कर दिया, अब तीसरे के लिए करूँ, क्योंकि तीसरे के लिए इसलिए क्योंकि तीसरे में 0 लिखा है, उधर से मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, है ना। नहीं तो मैं दूसरे से करके भी दोनों को सॉल्व करके आपस में निकाल सकता था, है ना। तो चलो देखते हैं। तो 4, 0, -1 के लिए है। ओके, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, तो f0 की वैल्यू -1 मिलेगी आपको। तो चलो पुट करके देखते हैं, a 0 प्लस b। अब इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, तो -1 इज इक्वल टू, ये तो खत्म, खाली रह गया b। तो देखो b की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिली नहीं मिली, इसीलिए मैंने इसकी लिख दिया था। अब b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ, सो देयरफॉर a कितना जाएगा, देखो a और b की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू कितना है, 1, है ना। तो a इक्वल टू 1, -1 इधर आके +1 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। और आपसे यही तो मांगा गया था, a और b। तो a और b आ भी चुका है और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना। कहता है कि लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n। एक r जो है रिलेशन है किसका बेटा, n से n का, है ना, n टू n। आगे कहता है कि डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू, और रिलेशन आपको गिवन है, जो रिलेशन है वो है a, b,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, ए और बी बोथ आर बिलोंग्स टू एन। भाई ऑब्वियस सी बात है कि देखो ना, डोमेन भी है और कोडोमेन भी एन, दोनों बिलोंग कर रहे होंगे एन से, एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और आपसे ये बोला है कि जो ए है वो बी के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 होगा तो ये 2 होना चाहिए, तभी तो भाई ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, कुछ इस तरीके से। अगर ये 9 है तो ये 3 होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे कहता है बेटा कि फुल स्टॉप के बाद आर द फॉलोइंग ट्रू क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है और पूछा गया है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ना। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो नंबर 1 में है बेटा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और कॉमा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, पहली बात। चलो पहली बात में जिक्र करते हैं। देखो इसने ये बोला, देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि या तो भाई 0 0 तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है वो, है ना। तो इसीलिए 0 0 तो एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन 1 1 ले सकते हैं, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए एन को। 2 2 तो ये भी बिलोंग करना चाहिए एन को। 3 3 4 4 एंड सो ऑन, इस तरीके की वैल्यू। तो यार एक बात आओ कि अगर मैं 1 1 लेता हूँ तो इसमें पुट करके देखता हूँ ये क्या है, ए बराबर बी स्क्वायर। तो मैंने 1 और 1 लिया, यानी कि 1 बराबर 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों ट्रू है फॉल्स है, ये तो ट्रू आ गया, है ना। आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन अब मैंने 2 2 लिया, तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो भैया ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सारी ए की वैल्यू के लिए क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है सभी ए की वैल्यूज के लिए? नहीं भाई, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 जो है, अगर मैं 2 2 लेता हूँ तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 बराबर, देखो ना, 2 पे स्क्वायर के नहीं होता कभी भी, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो भैया, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो कहता है इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि मतलब समझो कि ये कह रहा है कि जब ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो बी और ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो चलो चेक करते हैं। भाई देखो, हमें पता है कि ए बराबर बी स्क्वायर है, भाई रिलेशन तो यही है ना। अब मैंने 1 1 लिया, तो 1 1 लिया तो इसका उल्टा भी लूँगा, भाई 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो भैया दोनों ट्रू आ रहे हैं। अब अगर मैंने 2 2 लिया, सपोज टू बी, है ना, कि 2 2 लिया, या फिर देखो ए और बी अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सेम ही लेना है आपने, कुछ भी लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि लेट्स सपोज कि ए 2 और बी 4 ले लिया, मान लेते हैं, है ना। तो ये बोल रहा था कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आर। तो काम करो, इसको 4 और इसको 2 ले लो, तो देखो ये बिलोंग कर रहा है। भाई देखो ना, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आता है। भाई रिलेशन तो यही था ना कि इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है आर को। तो भैया ए और बी मैंने ये लिया तो ये बिलोंग कर रहा है। तो क्या बी ए भी बिलोंग करेगा? तो मैंने बी ए इसका उल्टा करा, यानी कि 2 4। तो 2 4 मैंने जब इसमें रखा कि यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 4, यानी कि इसका स्क्वायर, तो बेटा ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो फॉल्स आ गया ना। तो 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब भाई ये तो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे फॉल्स है और ये भी फॉल्स आ गया। ठीक है, चेक कर सकते हो। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर आपको याद हो तो यही सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हमने क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19 में भी किया था अभी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली क्वेश्चन जो है ये 12th क्लास के पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की पहली ही एक्सरसाइज से लिया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव 3 रिलेशन बताए थे। तो ये वही है ना। ओके, तो ये जो पहला था ये रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक था, जो तीसरा है वो ट्रांजिटिव होता है ना। ओके, तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और खैर ये 12th की बात है तो नहीं भी बताऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बताया था मैंने। तो देखिए अब कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे आर को, बी कॉमा सी बी बिलोंग करेंगे आर को। तो फिर कहता है कि इम्प्लाइज
ए कॉमा सी बिलोंग करेंगे आर को, मतलब ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी करेगा, इसने ये बोला है। तो चलो एक एग्जांपल देके देखते हैं। भाई मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने ए की वैल्यू को 16, बी की वैल्यू को 4 और सी की वैल्यू को 2 लिया ले सकते। तो मैंने देखा कि ए कॉमा बी, भाई ए कॉमा यानी कि 16,4 बिलोंग कर रहे हैं आर को। मैं चेक करता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, क्या था बेटा रिलेशन यही था ना, तो इसमें ए और बी पुट करके देखता हूँ। तो ए कितना है 16 और बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं, है ना, आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अब बी कॉमा सी देखते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू है 2, तो क्या ये बिलोंग कर रहे हैं यार को चेक करते हैं। तो देखो ना ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 और इसमें स्क्वायर है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू आ गया, तो ये भी। तो अब इसने बोला कि जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तो ए और सी भी बिलोंग करेगा। तो चलो मैं चेक करता हूँ, देन ए कॉमा सी ए की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू 2। अब चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू 2, तो क्या ये दोनों, ये बात ट्रू है? भाई 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 16 के बराबर होता नहीं होता ना, तो भैया ये बिलोंग नहीं कर रहा आर, है ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि ए एक सेट है जो कि है 1 2 3 4, ओके, और बी एक सेट है, बी इज इक्वल टू, बी के लिए कहता है कि 1 5 9 11 थर्ड 15 16, ओके। अब आगे लिखा है बच्चों, कहते हैं कि एंड एफ, और एक एफ आपको दे रखा है, यानी कि कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, 1 5, ओके, 2 9 3 1 4 5 2 11 4 5 2 11, ओके, ठीक है। अब आगे आपसे बोला है बेटा कि आर द फॉलोइंग टू क्वेश्चन मार्क, नंबर 1 पहले के लिए कह रहा है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो कहता है कि एफ जो है एक रिलेशन है ए से बी के लिए, तो कभी भी अब अगर आप रिलेशन चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या ध्यान रखना होता है कि जो कोई भी ऑर्डर पेयर है उसकी जो पहली एंट्री होती है वो पहले सेट यानी कि सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए, और जो दूसरी एंट्री है वो दूसरे सेट यानी कि सेट बी से, ठीक है। अगर ए टू बी वाली बात है तो पहली एंट्री इससे और दूसरी एंट्री इससे, बस इतना सा देखना होता है। तो चलो लेट मी चेक, 1 पहले से बिलोंग कर रहा है, 2 पहले से, 3 बिल्कुल, 4 बिल्कुल, फिर 2 बिल्कुल, ठीक है, और दूसरी एंट्री 5 बिल्कुल है, 9 ठीक है, 1 ठीक है, 5 बिल्कुल, 11 बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो ये हो गया बेटा ट्रू, है ना। क्यों है ये ट्रू? क्योंकि बच्चे रिलेशन की जो कंडीशन थी वो इसने फुलफिल कर दी, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए कहता है कि f is a function, f is a function from a to b। जो f है वो फंक्शन है a से b के लिए। देखो अब फंक्शन के लिए भी आप जानते हो बेटा क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो देखो आपने देखा भी होगा कि अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा है तो आपको मैंने पहचान के लिए बताया था कि आप चेक करना कि जो ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं ना आपको, इनमें से जो फर्स्ट एंट्री है वो कभी रिपीट नहीं होगी, है ना। तो मैंने देखा 1 रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं भी 1 रिपीट नहीं हुआ, 2 तो नहीं रिपीट हुआ, 2 रिपीट हो गया। तो यार देखो ना 2,9 यहाँ पे भी है और 2,11, ठीक है, ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किसको, एफ को, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑर्डर पेयर में पहली एंट्री है, ठीक है, वो बेटा एक से ज़्यादा हो, है ना। मैंने बात बताया था, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रू फंक्शन नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि लेट एफ बी द सबसेट, ये पेज नंबर
47 पे है। एफ के लिए इसने बोला है कि एफ जो है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, यानी कि एफ इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ठीक है, पहली बात डिफाइंड बाय एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू, और इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बोथ आर बिलोंग्स टू जेड। ओके, फुल स्टॉप। अब आगे कहता है कि इज एफ अ फंक्शन, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, फ्रॉम जेड टू जेड, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। देखो कहने का मतलब ये है कि इसने ये बोला है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि f जो है वो फंक्शन है, और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। चलो ठीक है, देखो अभी क्या ये एक रिलेशन है ना, और रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या चीज़ क्वालिफाई करता है वो मैंने आपको बताया भी था कि आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा तो अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि जो ऑर्डर पेयर होता है उसकी जो पहली एंट्री होती है वो रिपीट नहीं होती है। तो बस आप इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को करें। जैसे कि इसमें मैं हिंट देता हूँ छोटा सा, ये लीजिए, अगर आप ध्यान दें तो ये जो पहली एंट्री होगी इसको एक्स कहेंगे, ये जो दूसरी होगी इसको एफ एक्स कहेंगे, है ना। कितनी ज़्यादा समझ में आती है। और मैंने काम किया एक ही वैल्यू को लेट सपोज 1 ले लिया और b की वैल्यू को 8 ले लिया, ठीक है। या फिर उल्टा कर देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। ये केस 1 है बेटा, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो देखो 8 इंटू 1 कॉमा 8 प्लस 1, है ना, यानी कितना आ गया आपका 8 कॉमा 9 आ गया है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको 8 कॉमा 9 मिल गया, ठीक है। एक और केस लेके देखते हैं, यानी देखो मैं ये केस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये पहली एंट्री सेम दिखा दी तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फंक्शन के लिए, है ना। तो बस इसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। अब मैंने कैसे भी करके एक बार 8 बना चुका हूँ, मैं दोबारा 8 बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। देखो ना, अगर मैंने ए को 4 ले लिया और बी को 2 ले लिया तो भी 8 बन जाएगा, क्योंकि देखो ना 4 2 से 8 आ जाएगा। अब आप चेक करते हैं एक बार, तो देखो मैंने यहाँ पे ए की जगह रखा 4, बी की जगह रखा 2, ठीक है। फिर कॉमा ए की जगह 4, बी की जगह 2, और मैं चेक किया 4 2 का 8 कॉमा 6, तो दूसरे केस में ये आ गया, यानी कि देखो आ गया ना बेटा फर्स्ट। अब चेक कर लो, ऑर्डर पेयर में 2 एंट्री ऐसी मैंने दिखा दी है जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये बेटा फंक्शन नहीं है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एंट्री जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12, ये एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल टू, a एक सेट है जो कि है 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, ठीक है। एंड लेट f एक रिलेशन है a से n का, a यानी कि एरा सेट और n यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू, और जो f ऑफ n है वो है बच्चों द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। और फाइंड करने को बोला आपसे रेंज, आपने बताना है रेंज, ओके, दैट्स इट, रेंज ऑफ f, है ना, f की रेंज बतानी है। तो बच्चों देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। अगर आपको ये जो रिलेशन है ये अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाए आपको, तो जो सेकंड एंट्री होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं ना। तो हमने बस सेकंड एंट्री इसकी कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं, तो ध्यान से देखेंगे।
देखिए अब बात को समझते हैं। देखो एफ ऑफ एन होता क्या है बेसिकली, एफ ऑफ एन क्या होता है, एफ ऑफ एन बेसिकली वो रिजल्ट है जो हम एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है ना। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू ये है क्योंकि ए जो है वो डोमेन है ना, तो डोमेन पुट करने पर जो आंसर मिलता है उसको कोडोमेन कहते हैं, यानी कि बेसिकली रेंज है ना। तो एफ ऑफ एन है क्या, एफ ऑफ एन हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एन ही रेंज है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब एफ ऑफ एन के लिए बोला क्या है, कहता है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी कि एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर एफ ऑफ एन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मैंने एन की वैल्यू 4 एन इज इक्वल टू, जब मैंने 9 ली है ना, जब मैंने एन की वैल्यू 9 ली तो एफ ऑफ एन कितना मिला मेरे को, यानी कि एफ ऑफ 9 कितना मिला कहने का मतलब। तो क्या बोला था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 9 के प्राइम फैक्टर करके देखिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बेटा इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या लेने पर, 9 लेने पर वो क्या आ रहे हैं, 3 का स्क्वायर और 1। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 ही तो है, तो 3 आ गया, ठीक है। अब मैंने जब 10 लिया तो 4 n इक्वल टू 10 के लिए, तो 10 के लिए बेटा क्या प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, चेक करते हैं भाई। 2 से 5 आया, 5 से 1 आया, दैट्स इट। तो यानी कि 2 इंटू 5, 1 तो खैर लिखने की भी जरूरत नहीं होती, बट लिखना है तो कोई बात नहीं। तो इसमें से हाईएस्ट क्या है, क्योंकि इसने बोला ना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो वो 5 है। तो यानी कि कहने का मतलब है एफ ऑफ 10 पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है, ओके। अब फॉर एन इक्वल टू, एन की वैल्यू अब कितनी है बेटा, 11। तो 11 पुट करने पर आपको आंसर भी 11 ही मिलेगा, क्योंकि 11 तो खुद प्राइम नंबर होता है ना। तो एफ ऑफ 11 पे आपको आंसर भी 11 ही मिलेगा, ओके। तो फॉर एन की वैल्यू 12 के लिए, फॉर एन इक्वल टू 12। तो जब हमने 12 लिया तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3, मैं लिख देता हूँ, देखो 12 है, 3 से क्या, या फिर 2 से कर लेते हैं, चलो पहले 2 से क्या तो 6 आया, फिर 3 से क्या, या फिर पहले 2 से ही कर लेते हैं, 3 आया, और फिर 3 से क्या तो 1 आया। यानी कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 1 लिखना, तो बेटे एफ ऑफ 12 कितना आएगा, आप चेक कर लो, 3 ही तो आएगा, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 ही है ना, ओके। अब 13 रखने पर 4 एन इक्वल टू 13, तो 13 प्राइम नंबर होता है क्योंकि, तो आंसर 13 ही मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 13 इक्वल टू 13। तो बेटा हमने सारी डोमेन पुट कर दी हैं और सब डोमेन पे हमने आंसर भी कैलकुलेट कर दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में एफ को जब मैं लिख रहा हूँ तो देखिए आप ध्यान देना भाई, कितने पे कितना, यहाँ से है 9 पे आया 3 है ना, 9 पे 3, तो 9 पे 3, ओके। उसके बाद 10 पे 5, ठीक है, देन आफ्टर दैट 11 पे 11, आफ्टर दैट 12 पे 3, एंड लास्ट वन इज 13 पे 13। तो ये आया, और इसकी जो सेकेंड एंट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं ना। तो हैंस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, भाई देखिए 3 5 11, 3 दोबारा तो नहीं लिखेंगे, 13, तो दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो बच्चों इसके साथ आपका क्या कहते हैं ख़त्म होता है, 3 5 11, 3 5 11, 3 13। मैं एक बार मैं इसका आंसर ज़रा चेक कर लेता हूँ, वैसे तो आंसर सही है, इसमें रिपीट नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी हम सेट अगर लिख रहे हैं तो उस सेट में हम कोई भी एंट्री को रिपीट नहीं करते, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना। सो एक मिनट रुक जाइए बस, चैप्टर अपना है ये सेकंड का मिसलेनियस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ना। तो 3 5 11 13, 3 5 11 13, हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, और बाकी बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ ट्रिकोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम करेंगे अगली क्लास में, चैप्टर 3। बाय, टेक केयर।